हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके जो पहले जो 3 लेक्चर्स हैं वो तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है काइनेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। आज की क्लास में जो है मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल होने वाली है, ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं, थ्योरेटिकल चीजें ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन की बात करूं, मॉलिक्युलरिटी वर्ड से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम क्या सोचते हो कि मॉलिक्युलरिटी जो चीज है उससे आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मॉलिक्यूल्स, फिर क्या आता है दिमाग में कि यार ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म होगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी बेसिकली है क्या कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या है? जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो देखो यार, केमिकल रिएक्शन होने का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब बताओ जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे कैसे? मतलब उनका टूटने का क्या रीजन हो सकता है? या तो तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, हीट कर दो किसी चीज को, तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। या फिर क्या करो, तुम मॉलिक्यूल्स को आपस में टकरा दो। जैसे देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आपस में कॉलिजन कर दो, इस तरीके से अगर आपस में टकरा जाए। ठीक है, तो जो मॉलिक्युलरिटी है, मैं क्या कहूंगा, जो मॉलिक्युलरिटी है हमारी, वो क्या होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होता है जिसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। कितनी केमिकल स्पीसीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी केमिकल रिएक्शन हो पा रही है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, रीजन क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए? पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना। और पुराने बॉन्ड टूटने के लिए क्या जरूरी है? या तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर उनके बीच में कॉलिजन करवा दो। ठीक है, तो चलिए भाई, तो देखे जरा, मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूं HI की। HI को अगर मैं तोड़ता हूं तो बनता है क्या? H2 + I2। ओके, अब देखो यार, ये बना कैसे होगा, इस पे भी आऊंगा। इस पे देखो यार, ये H2 + I2 बना कैसे होगा? ये मैंने HI के दो मॉलिक्यूल्स लिए, H और I के बीच में जो पुराना वाला बॉन्ड था वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ? मान लो ये HI का एक मॉलिक्यूल है, ये HI का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों के दोनों टकराए। तो जब ये दोनों के दोनों टकराए, तो इनके बीच के जो पुराने बॉन्ड थे, जब टकराते हैं तो जैसे मान लो दो लोग अगर टकराएंगे तो उनको चोट लगेगी, हड्डी पसलियां टूटेंगी उनकी। इसी तरीके से जब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। यहाँ पर हड्डियों से मतलब क्या है? तहस नहस हो जाती है सारी की सारी चीजें। उससे मतलब क्या है? उनके सारे के सारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब HI और HI टकराएंगे तो HI के पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे। अब जब पुराने बॉन्ड टूट गए तो H अलग हो गया, I अलग हो गया। H और I दोनों के दोनों अब आजाद है। ठीक है, अब जब ये दोनों, और ये रिएक्शन मैं किसी कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे सर तो H2 और I2 कैसे बना? तो देखो, अब H भी आजाद है, I भी आजाद है। अब उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी वो बनाना चाहे। ठीक है, तो हर एक चीज क्या चाहती है? अगर उसको मर्जी मिल जाए, अगर उसको क्या मिल जाए, आजादी मिल जाए, तो वो तो यही चाहेगी ना कि यार अब मैं जो चाहूं वो बनना चाहता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हें आजकल आजादी मिली हुई है, तुम्हें जो करना है वो कर लो लॉकडाउन पीरियड में। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो आजकल? PUBG खेल लो मजे से, खूब ज्यादा से ज्यादा, कोई प्रेशर नहीं है ना तुम्हारे ऊपर। इसी तरीके से क्या है, अगर मान लो मैंने HI को तोड़ दिया, इसको भी HI को तोड़ दिया, तो H अलग I अलग। अब इसके पास क्या है? एक मौका है कि अपने हिसाब से अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। अब इसके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? ये क्या चाहेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनूं, और हमें पता है कि इसकी स्टेबिलिटी कब होती है? जब H और I आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, H2 और I2 फॉर्म होता है। बोलिए, आपको बात समझ में आई क्या? तो जो H2 और I2 है वो तभी फॉर्म होता है जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और पुराने बॉन्ड टूटेंगे जब कॉलिजन होगा। तो इसका मतलब, अगर कोई पूछता है मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यार, यहाँ पर दो HI, मतलब HI + HI, कितने मॉलिक्यूल्स HI के टकराए आपस में? दो। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? दो। जो रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी दो होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछोगे, सर मॉलिक्युलरिटी एक कैसे होगी? क्योंकि एक में तो कभी मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं, अकेला मॉलिक्यूल किससे टकराएगा? अगर ये अकेला ही है, किससे टकराएगा? है कि नहीं है? तो मॉलिक्युलरिटी 1 तो हो नहीं सकती, यानी कि कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर तो कैसे हो पाएगी? तो देखो यार, मैंने क्या बोला, कोई भी रिएक्शन को होने के लिए या तो मॉलिक्यूल्स टकराएं आपस में, या मैं इसको हीट कर दूं, इसको डिसोशिएट कर दूं, इसको डिकम्पोज कर दूं।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग हीटिंग देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि ये मॉलिक्यूल टूट जाता है N2 प्लस H2O में। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको हीट किया तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो बोलो कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, कितने मॉलिक्यूल्स हीट करने के लिए लिए हैं, एक, एट अ टाइम एक ही लिया है, उसको हीट किया तो क्या बना, N2 प्लस 2H2O बना। ठीक है, तो बताओ कितने रिएक्टेंट्स लिए हैं तुमने, रिएक्टेंट रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, कितने रिएक्टेंट लिए हैं, एक लिया है, तो इसका मतलब मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। और जब मॉलिक्युलैरिटी एक होती है तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, यूनी मॉलिक्यूलर कहलाती हैं। अच्छा जरा इधर देखो, यहां पर दो NO के दो मॉलिक्यूल्स और O2 का एक मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ताकि क्या बने, प्रोडक्ट बने। पुराने बॉन्ड टकराते हैं तो क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और जो रिएक्टेंट्स है उनको आजादी मिलती है कि वो अपने हिसाब से नए बॉन्ड बनाए, और नए बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनसे, इसीलिए ये बना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, अब अगला क्वेश्चन आता है भाई कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। अभी टेंशन मत लो, आगे जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे बताता जाऊंगा, पी ब्लॉक में हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वरना अभी बताऊंगा सब खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा, तो देखो, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तीन, दो इसके एक इसके, तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई है, तीन हो गई है, तो ये क्या हो गया, ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। ठीक है, बोलिए भाई समझ में आई क्या बात, ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो मैंने तो तुम्हें ये समझाया कि तुम्हें क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स देखने, कितने मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्टेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, वही मॉलिक्युलैरिटी होती है। अब देखो तुम में से बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट बना लिया होगा, हम बच्चे बहुत तेज होते हैं, हम क्या करते हैं फटाफट से शॉर्टकट बना देते हैं मॉलिक्युलैरिटी देखने का। तो देखो तुम में से बहुतों ने क्या शॉर्टकट बनाया होगा, देखना इधर, इसके आगे एक है तो मॉलिक्युलैरिटी एक, इसके आगे दो है तो मॉलिक्युलैरिटी दो, इसके आगे दो इसके आगे एक, ऐड कर दो तो मॉलिक्युलैरिटी तीन। ठीक है कि नहीं है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसे देख सकते हैं मॉलिक्युलैरिटी को। अब देखो जरा प्रैक्टिकली सोचें क्या है इसका मतलब, देखो जैसे मैंने बोला मॉलिक्युलैरिटी दो है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, देखो ये टकराए। मॉलिक्युलैरिटी तीन है, इसका मतलब तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, देखिए तीन मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। तो तुमने देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, जब ये तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो बीच में कुछ स्पेस आ रहा है क्या, स्पेस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मॉलिक्यूल को चार कर दूं, अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, जब चार टकराएंगे तो देखो बीच में जो स्पेस बन रहा है वो और ज्यादा हो जाएगा, पांच अगर टकराएंगे तो स्पेस और ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं, एक साथ आते हैं कंबाइन करने के लिए एक साथ बढ़ते जाते हैं, तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो और पुअर होता जाता है, मतलब वो और इनइफेक्टिव होता जाता है। और आप लोग को पता ही है कि जब कोलिजन इफेक्टिव होता है, यानी कि यार क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब कॉलिजन इफेक्टिव होगा, यानी जब मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छी तरीके से टकराएंगे, तभी तो क्या होगा, उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। मान लो अगर ये हल्का फुल्का टकराए, ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे एक दूसरे से ऐसे से टकरा के चल दिए, साइड से ऐसे से धक्का मार के चल दिए, तो कुछ नहीं होने वाला। कॉलिजन कब होगा, जब ये बिल्कुल ऐसे टकराएंगे, सर से सर फूटेंगे एक दूसरे के ऐसे, ठीक है, पूरा ही फूट जाएगा, पूरा एक ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मॉलिक्युलैरिटी अच्छी कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स दो हो, तीन हो तब भी चलेगी। पर जब चार होता है ना, जब चार मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उनके जो बीच में कॉलिजन है वो बड़ा पुअर होने लगता है, बड़ा बेकार होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब चार मॉलिक्यूल टकराते हैं या पांच मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उनके बीच में जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो बड़ा बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी मैं बात करता हूं कि मॉलिक्युलैरिटी किसी भी रिएक्शन की कितनी हो सकती है, तो मेरा आंसर या तो क्या होता है, दो हो सकती है, एक हो सकती है, तीन हो सकती है, पर क्या चार हो सकती है, पर क्या पांच हो सकती है, तो देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए, तो मैंने अगला एग्जांपल लिख रखा है, तो बताओ जो तुम लोगों ने अभी शॉर्टकट सोचा होगा कि इसके आगे जितने नंबर लिखे हैं उतनी मॉलिक्युलैरिटी कर दूं, 6 3 9 1 10, और तुम्हारे हिसाब से इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, 10 का मतलब 10 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। अगर 10 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, तो बताओ जो कॉलिजन होगा कितना बुरा होगा। 10 लोग अगर आपस में टकरा रहे तो बोलो बीच में कितना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर स्पेस क्रिएट होगा तो एक भी मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन है वो परफेक्ट नहीं होगा, और अगर कॉलिजन परफेक्ट नहीं है
इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी उतनी अच्छी होगी नहीं। तो मॉलिक्युलरिटी तो तभी होती है जब कोलिजन बहुत परफेक्ट होता है। तो क्या मिस्टेक है यहाँ पर 10 है, 10 क्यों नहीं दिख रही है? मतलब यहाँ पर तो मुझे लग रहा है 10 मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं है? ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मॉलिक्युलरिटी 3 समझ में आता है, 1 समझ में आता है, 2 समझ में आता है, पर 10 कहीं किसी रिएक्शन तुम देखोगे यहाँ पे लिखा होता है 2, 3, 5 भी लिखते हो तुम, है ना? तुमने पहले पढ़ी हुई, जब तुम बैलेंसिंग करते थे क्लास 9th या 10th में, तो कभी 2, 3, 4 भी तो आता था इस साइड में। तो इसका मतलब क्या मॉलिक्युलरिटी 5 या 6 भी हो सकती है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी या तो 1 हो सकती है, या 2, या 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा कभी भी मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे ये सीबीएसई एग्जाम में फाइनल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये डन पूछा जाएगा कि molecularity of a reaction, why molecularity of a reaction cannot be more than 3। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है? तो बताओ तुम क्या आंसर दोगे? क्योंकि 3 से ज्यादा अगर मॉलिक्युलरिटी हो गई, इसका मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, और अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बीच का जो कॉलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर इफेक्टिव कॉलिजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन cannot be more than 3, molecularity of a reaction cannot be more than 3 because the number of effective collision more than 3 are not possible। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। चलिए, तो यार इसकी बात करूं, यहां पर तुम्हें 10 दिख रही है, मॉलिक्युलरिटी 10 दिख रही है, तो यार इसका फंडा क्या है, जरा इसको देखें। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कि यहां दिख रही है 10, तो है कितनी एक्चुअल में, इसको जानने से पहले मुझे भाई थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी। रिएक्शन को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो उसको देखें कि कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए भाई, तो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री को करा। अब देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, इसको देखें। देखो, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्टेप्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शंस भी केमिस्ट्री में होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप पे कंप्लीट हो जाए, विच कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका कोई एग्जांपल बताओ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम लोग बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तुम लोगों ने क्लास 11th में एक ही रिएक्शन पढ़ी होगी, याद करो, फोटो हेलोजिनेशन। CH4 प्लस Cl2 से क्या बनता था? CH3Cl प्लस HCl बनता था। अच्छा, याद करो, इसका तुम लोगों ने मैकेनिज्म किया था क्या? चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ऐसे करके तुम लोगों ने इसका मैकेनिज्म किया था। तो देखो, चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता था? इनिशिएशन का मतलब ये चेन इनिशिएट होती थी। पहले स्टेप पे क्या होता था? जो Cl2 होता था वो Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में टूटता था, है ना? फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता था? ये CH4 ये Cl रेडिकल आपस में कंबाइन करते थे, CH3Cl और HCl बनता था। इस तरीके से चीजें होती थी। बोलिए, ठीक है। और इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप्स करते थे हम लोग कि कौन कौन से रेडिकल आपस में जाके कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो एक सारे स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे देखो, इसमें एक और स्टेप होगा, तीसरा में नीचे, मतलब अभी समझ लो, ऐसे 3 स्टेप्स में होती है। तो भाई 1, 2 ऐसे जो मल्टी स्टेप्स में जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो, है तो अपने आप में एक रिएक्शन, पर इसका अगर तुम मैकेनिज्म देखोगे तो देखो कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 3, 4, 5 स्टेप्स ऐसे करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यार अगर जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है कि वहां पर तुम मॉलिक्युलरिटी को रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर देखो, तुम्हें क्या यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी दिख रही है 2, तुम बोलोगे एक ये 2, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसीलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी देखते ही नहीं बता सकते। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को इंडिविजुअल स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा और फिर तुम उसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पर मैं तीसरा स्टेप भी लिख देता हूँ, Cl रेडिकल प्लस H रेडिकल से मान लो यहाँ पे मैं HCl इस तरीके से
बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इंडिविजुअल स्टेप्स की बात करूं तो यार ये अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टेप है। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं? एक, तो मॉलिक्यूलरिटी एक। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी दो। मॉलिक्यूल दो रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी दो। अब ऐसा नहीं है कि पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 5 हो गई, ऐड ही नहीं होती मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एलिमेंट्री स्टेप को देख के देखी जाती है, मतलब एक स्टेप को देख के लिखी जाती है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप होता है, जैसे एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, ये पूरी रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, बट इसका हर एक स्टेप क्या है? एलिमेंट्री। ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री और ये भी एलिमेंट्री है। ठीक है, इसका हर एक स्टेप जो है वो अपने आप में क्या होता है? तुम्हारा एलिमेंट्री होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मॉलिक्युलरिटी को मैं रिएक्शन को देख के कब बता सकता हूं? जब वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो। इसका मतलब अगर कोई तुम्हें रिएक्शन एलिमेंट्री दे रखी है तो वहां पर तुम देखते ही बता दोगे कि रिएक्टेंट कितने काउंट करो और मॉलिक्युलरिटी बता दो। बट अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है। बोलो समझ में आई क्या बात तुम्हारे? मतलब मॉलिक्युलरिटी ये कॉम्प्लेक्स है तो देख के नहीं बता सकते कितनी है। हाँ, अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मैंने स्टेप वाइज तोड़ दिया एलिमेंट्री स्टेप में। इसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकता हूँ, इसकी भी बता सकता हूँ और इसकी बता सकता हूँ। तो अगर तुम स्टेप वाइज तोड़ दोगे तब तुम मॉलिक्युलरिटी को बता सकते हो। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आई? बोलो मॉलिक्युलरिटी के बारे में समझ में आया? और वो समझ में आया जो जिसकी मॉलिक्युलरिटी पिछले एग्जांपल में 10 आ रही थी, एक्चुअल में वो भी रिएक्शन क्या थी? कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि किसी की भी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है और कौन सी एलिमेंट्री है? तो मेरा आंसर ये है, इसको कोई नहीं बता सकता कि कौन सी कॉम्प्लेक्स है और कौन सी एलिमेंट्री है। ठीक है, तुम्हें वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, या फिर तुम्हें पहले से नॉलेज होगी इस बात की कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन एलिमेंट्री है। मैं जनरल आइडिया बताऊं तो ऐसी रिएक्शन जिनका तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ते हो, मल्टी स्टेप जो होती है वो सारी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऑर्गेनिक में जितनी भी मैक्सिमम रिएक्शंस है ना वो सारी कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो मैक्सिमम, वो तुम्हारी मैक्सिमम बोलो ये नहीं कि सारी की सारी, ठीक है, वो क्या होती है? तुम्हारी एलिमेंट्री होती है। ठीक है, तो ऐसे में एक आइडिया ले सकते हैं। इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम लोग रिएक्शन को देख के ही मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन को देख के मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या तुम्हें मॉलिक्युलर इस कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री का यूज समझ में आया? क्या यूज है? रिएक्शन को देख के हम लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक स्टेप होता है, वो अपने आप में क्या होता है? एलिमेंट्री होता है। ओके, चलिए, तो एक और बात बता दूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर नहीं होते हैं। ये जो बात मैंने लिखी हुई है, अब इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। मॉलिक्युलरिटी का फिजिकल मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी लाइफ में कहाँ काम आती है, क्या ये हमारे लिए क्या चीजें इजी कर देती हैं, तो जरा समझना। अगली बात बताता हूँ। ठीक है, पहले भाई इसको देख लो, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए भाई, तो इसको एक बार नोट कर लो भाई। नोट कर लिया है? चलिए देखिए, अब जो अगली बात है वो क्या है कि इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मॉलिक्युलरिटी पढ़ी क्यों हम लोगों ने? ठीक है, तो देखो यार, मॉलिक्युलरिटी पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है। मैं ये बोलता हूँ कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी मेरी यहाँ पे जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वहां पे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर नहीं होती है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होती है। इसका मतलब देखो क्या जबरदस्त एडवांटेज निकला। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ऑर्डर बताया था। ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब अपना बहुत सारे केमिकल्स वेस्ट करेंगे, बहुत पैसा वेस्ट करेंगे, तभी हमें ऑर्डर पता चलेगा। तो यार हम क्या चाहते हैं, हम थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? हम थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम केमिकल्स वगैरह वेस्ट ना करें, अपना पैसा बचा सके, इकोनॉमिकल बना सके रिएक्शंस को। ठीक है, इसीलिए थ्योरी पढ़ी जाती है कि थ्योरी से ही देख लें कि अच्छा आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यार देखो, जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर मुझे पता है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब जैसे ये देखो, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, 2HI गिविंग H2 प्लस I2, ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, मुझे कैसे पता चलता है एलिमेंट्री रिएक्शन का? भाई ये तुम्हें गिवन होगी। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मान लो दे दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो बताओ क्या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देख के ही बता सकते हो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में? तो बोलो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है, सॉरी, जो इसकी मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी हो जाएगी? बोलो 2 हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी।
अब जब मॉलिक्युलरिटी 2 है और ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, तो बोलो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2। अरे वाह वाह वाह, हमने तो ऑर्डर भी निकाल लिया बिना एक्सपेरिमेंट किए। तो सोचो, ऑर्डर निकाल लिया तो इसका मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, इसका मतलब मुझे एच आई की कॉन्सेंट्रेशन तो पता ही होती है स्टार्टिंग में, ऑर्डर पता चल गया तो बिना रिएक्शन करे मुझे रिएक्शन की स्पीड पता चल जाएगी। क्या बात है, बिना रिएक्शन करे ही रिएक्शन की स्पीड का मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये रिएक्शन कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो बोलो मॉलिक्युलरिटी का सिग्निफिकेंस समझ में आया। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो वहां पर क्या होता है तुम्हारा, फिर से बता रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो वहां पर जो मॉलिक्युलरिटी देख के पता लगा सकते हो, रिएक्शन को देख के ही, और जैसी मॉलिक्युलरिटी पता चली ऑर्डर भी पता चल गया, और अगर तुम्हें ऑर्डर पता चल गया इसका मतलब तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन भी पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बिना किसी चीज की वेस्टेज के, केमिकल की वेस्टेज के कुछ भी करें हम किसी भी रिएक्शन का रेट। अब दो रिएक्शन चल रही है पैरेलली, तो पता करना है कौन जल्दी कंप्लीट होगी, तो डायरेक्टली पता लगा लो। अगर वो एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स है तो भाई उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उनको करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। तो कोई भी दवाई हम खाते हैं तो हमें देखना पड़ता है, तो हमें वेट करना पड़ता है कि पहले स्पीड पता करनी पड़ती है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा उसका, क्योंकि वहां पर हम लोग थ्योरेटिकली आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात तुम्हें कि मॉलिक्युलरिटी का यूज क्या है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्युलरिटी के बारे में, मॉलिक्युलरिटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। बोलिए समझ में आई। तो मॉलिक्युलरिटी हमें समझ में आ गई, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मॉलिक्युलरिटी को रिएक्शन को देख के नहीं पता लगा सकते। अगली बात, अगली तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन क्या है एलिमेंट्री है तो वहां पर जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होती है। ओके, तो बोलो ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो नोट कर लीजिए इस बात को। तो ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, सॉरी मॉलिक्युलरिटी क्लियर हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्लियर हो गई हम लोग को, और एलिमेंट्री रिएक्शन क्लियर हो गई। अब भाई नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का, डिफरेंसेस। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं। अब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, लास्ट टॉपिक, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सीबीएसई एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जबरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो तुम्हारे सीबीएसई में पूछ लेगा, एक ना एक बार तुमसे इस क्वेश्चन का पाला पड़ ही जाएगा इस पूरे साल में, या तो तुमसे स्कूल में पूछ लिया जाएगा या तुम्हारे यूटी में पूछ लिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर क्या था मेरा, तो यार ऑर्डर की याद करो, डेफिनेशन क्या होती थी, अगर कोई रिएक्शन है रेट गिविंग प्रोडक्ट, तो अगर मुझे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिख सकता था, के आर की पावर एन। मान लो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है तो ऐसे लिख सकता हूं। तो बोलो जो भी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अगर ये दो चीजें हो जाती, अगर दो रिएक्टेंट हो जाते ए प्लस बी गिविंग पी, तो बोलो मैं कैसे लिखता, ए की पावर 2 बी की पावर 1। मान लो मुझे पता है कि ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर नहीं पता तो इसको x ले लेता, इसको y ले लेता, तो ऑर्डर क्या हो जाता बोलिए, x प्लस वाई हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर्स, जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उनका सम ऑर्डर कहलाता है। ओके, बताइए मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जो भी तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होती है, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा सर हमने तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वहां तो थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं। तो भाई वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, मैक्सिमम तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और मान लो तुम्हें नहीं पता, अगर ये तो गिवन है तब तो ठीक बात है, नहीं पता ये एलिमेंट्री है तब तो हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ये प्योर थ्योरेटिकल होती है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.75 0.5 भी हो सकता है, बट जो मॉलिक्युलरिटी है वो या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर 3 होगी। ठीक है, ये जीरो हो सकता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो बोलो समझ गए क्या बात को, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंसेस कर लोगे। ठीक है, तो चलिए भाई, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, तो बस आज इतना ही करेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
चलिए।